पिछले 1 महीने से, लगभग 1.5 महीने से जो आम जनता है, आर्किटेक्ट्स सब जूझ रहे हैं। ओसी नहीं लगा पा रहे हैं, नक्शे नहीं लगा पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बंद हो जा रहा है, फीस उठा रहा है, ये आम एफआईआर के अंदर भी सेम है सर। चौथे फ्लोर का उन लोगों से भी एफआईआर लिया गया जिनको चौथा फ्लोर बनाना अलाउड ही नहीं है। और वो अगर रकम देखे जाएंगे तो वो काफी करोड़ों में होगी। लोगों की हार्ड अर्न जो इनकम है वो ले ली गई है, लोगों को लूट लिया सर। ये तो लूट है सर, अगर ये चीज है तो ये लूट है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख या 2 लाख या जितने भी प्लॉट्स बने हैं, कितने लोगों को वापस मिली है मलबा फीस। ये रकम कई 100 करोड़ तक पहुंचती है सर, जो आम आदमी की जेब से गई हुई है डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक वापस का कोई। मकान तोड़ो तो लोगों के साथ लूट, मकान बनाओ तो लूट। तो ये लूट लूट कब तक ये लूट चलेगी और आपके हिसाब से क्या है इसका समाधान? इतना मासूम कह लीजिए या फिर इतना अनअवेयर है। एक तो सरकारी डिपार्टमेंट से डरता बहुत ज़्यादा है। उसको ऐसा लगता है कि हम अगर सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर के हमारे 2-4-5 लाख रुपए फंस भी गए हैं तो हाथ जोड़ करके छोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही कोई एक्शन हो जाए। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की उस सबसे छोटी कड़ी की जहां से रियल एस्टेट का जैसे ही नाम आता है तो उनके नक्शा से लेकर डिजाइन बनाने तक का काम जो है वो आर्किटेक्ट करते हैं। हालांकि इन आर्किटेक्ट्स को क्या परेशानी आती है, क्या उनकी समस्याओं का समाधान है और किस तरह से विभाग जो है उन समस्याओं का समाधान करता है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीश शर्मा जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट न्यूज़। नमस्कार सभी को। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आखिरकार क्या परेशानी आर्किटेक्ट को आती है जो अलग अलग विभागों के साथ मिलकर काम करते हैं? देखिए सर, क्या है कि आर्किटेक्ट एसोसिएशन गुड़गांव हमने फॉर्म की है, इसलिए हमने 2023 में इसको फॉर्म किया था। तो ये रिलेटेड है जो भी आर्किटेक्ट्स को समस्या आती है, जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं। आप एक कोई प्लॉट लेते हैं, कोई भी एक जमीन लेते हैं, तो सबसे पहला जो आपकी जो चीज शुरू होती है वो एक आर्किटेक्ट से शुरू होती है। आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक डिपार्टमेंट है जो डीटीपी के नाम से गुड़गांव के अंदर आप जानते हैं उसको। हुड्डा एक डिपार्टमेंट है, एचएसआईडीसी एक डिपार्टमेंट है, जीएमडीए है, एमसीजी है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है और बहुत तरीके के नियम हैं जो हरियाणा बिल्डिंग कोड्स 2017 जो बने थे उसके अंदर ये सब प्रैक्टिसेस होती हैं। उनकी बहुत तरीके की पॉलिसीज होती हैं। कोई ईडीसी की पॉलिसी है, कोई परचेजेबल एफआईआर की पॉलिसी है, कोई ग्राउंड कवरेज है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, जैसे हाइट एक अपने आप में एक चीज़ है। फिर पार्किंग प्लस 4 का आजकल बड़ा मुद्दा चला हुआ है, किस जगह पे बना सकते हैं, किस जगह पे नहीं बना सकते, और उसके अंदर तमाम तरीके की लिटिगेशंस। ये सारी चीज़ों से जो आर्किटेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं खासकर गुड़गांव में, हरियाणा में, वो अपने आप में जूझते रहते हैं। और डिपार्टमेंट से उन चीज़ों को क्लैरिफाई कराना, उन चीज़ों के लिए फाइट करना, कोई चीज़ नियम ऐसा है जो गलत बना हुआ है उसको ठीक कराना, या फिर नियम तो बना हुआ है, पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, लिखा कुछ हुआ है और चल कुछ रहा है। ऐसी बहुत तरीके की समस्याएं पुराने समय से चलती आ रही हैं और आज भी है। तो उन चीज़ों को रिजोल्व करना, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आम आदमी जो मकान बना रहे हैं उसको तकलीफ ना आए, उन तरीके की चीज़ों को सोल्व करने का हमारा मेन जो प्राथमिक हमारा जो रहता है उद्देश्य है, वो ये रहता है कि उस चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करते चले और अपनी तरीके से हम कोशिश भी करते रहते हैं। तो मेन चीज़ तो ये है, पॉलिसीज बहुत सारी बनी हुई हैं, अलग अलग पॉलिसीज के ऊपर अलग अलग खामियां हैं और उस चीज़ को हमारी कोशिश है कि हम ठीक कर रहे हैं, उसका प्रोसेस ठीक कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ ठीक कराएं। ये है। तो इसको लेकर विभाग को कोई ज्ञापन दिया हो, बड़े अधिकारी नेताओं से आप मिले हो एज ए यूनियन के प्रधान होने के नाते? हम लगातार मिलते रहते हैं सर। हम राइटिंग में भी, ईमेल पे भी, जो छोटे अधिकारी है स्टेशन पे, जो जैसे डीटीपी से लेकर के, एसटीपी से लेकर के, सीटीपी से लेकर और डायरेक्टर तक भी हम जाकर के पर्सनली मिले भी हैं और हमने लेटर्स भी लिखे हैं। कुछ चीज़ें अधिकारियों ने सुन करके ठीक भी की हैं, जैसे कि जो रूटीन प्रोसेसेस हैं डिपार्टमेंट्स में चलते हैं, जैसे आपने सुना होगा ओसी लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ओसी का जो प्रोसेस डिपार्टमेंट में चलता है उसको स्मूथ कराना, आर्किटेक्ट्स जो डिपार्टमेंट जाते हैं, ओनर्स जो डिपार्टमेंट में जाते हैं,
उनके वो जा करके अपना काम करा सके, मिल सके, तो उस एक संबंध को और बेहतर बनाना। आर्किटेक्ट जितने भी हैं और जो डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बीच के रिलेशन को और इम्प्रूव करना, इस तरह की चीज़ें हमने काफ़ी की हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ जिन जिन मेजर चीज़ों पे अभी तक हमने काम किया है, जो फोकस है वो है, जैसे ओसी की प्रक्रिया है आज की डेट में सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर है, यानी आर्किटेक्ट ही डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, अगर आपका अंसल में मकान है, यूनिटेक में, डीएलएफ में है, तो आर्किटेक्ट ही ओसी आपको देगा, उस पर डिपार्टमेंट साइन नहीं करता है। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे जो पिछले साल हमने मिल करके डिपार्टमेंट के साथ रिजोल्व किए। जो है नक्शा पास करना, जो नेक्स्ट सैंक्शनिंग प्रोसेस है, वो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी है, और उसके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। यानी अब करता आर्किटेक्ट ही, आर्किटेक्ट के थ्रू ही आप उसको लेते हैं, डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई साइन नहीं करता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स बने हुए हैं जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। हुड्डा का अपना पोर्टल है, डिपार्टमेंट का डीटीपी का अपना पोर्टल है। उन पोर्टल्स में आपने जैसे पुराने समय में भी सुना होगा कि पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया, 1 महीने तक सारा सब कुछ ठप पड़ा हुआ, किसी का नक्शा नहीं पास हो रहा है, फीस भर रहे हैं तो फीस गलत भरी जा रही है, जो फीस लिखी हुई है पॉलिसी में इतना लेना है उससे ज़्यादा ली जा रही है, डाल रहे हैं तो पैसा बच जा रहा है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम तब जैसे जैसे ये समस्या होती है तो हम जाकर के मिलते हैं, कोशिश करते हैं रिजोल्व कराया जाए और उसको रिजोल्व कराते हैं। अगर बात करते हैं तो परचेजेबल एफएआर क्या होता है? बहुत सारे लोगों को बड़ी इसमें दुविधा है। सर एफएआर जो टर्म होती है वो होता है फ्लोर एरिया रेशो। आप इसको साधारण तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो प्लॉट है, जो भी प्लॉट का साइज है, आप उसका कितना गुना बना सकते हैं फ्लोर वाइज, टोटल जितना बना सकते हैं उसको एफएआर कहा जाता है। यानी अगर आपका 100 गज का प्लॉट है और मैं कहता हूं कि 264% एफएआर है, तो आप 100 गज के प्लॉट में मल्टीप्लाइड बाई 264 यानी 264 गज बना सकते हैं। सरकार ने ऐसा कहा है कि बेसमेंट और पार्किंग फ्री ऑफ एफएआर है, तो 4 मंजिल में आप 264% बना सकते हैं। तो हर फ्लोर के ऊपर डिवाइडेड बाई 4 में करता हूँ तो 66% बना सकते हैं। ये एफएआर चीज़ होती है। तो इस एफएआर को कब भरना चाहिए आपके हिसाब से? सर एफएआर का मैं पूरा आपको स्टोरी बताता हूँ। क्या है कि अलग अलग प्लॉट साइजेस पे, कोई 50 गज है, कोई 100 और टिल 1000 गज के जो प्लॉट साइजेस होते हैं रेजिडेंशियल में अगर बात की जाए, तो एफएआर जो है एक फ्री एफएआर सरकार देती है। जो अगर मैं 100 गज से 200 250 गज तक की आपकी बात करूं मकान में, तो वो 145% है। और मैक्सिमम एफएआर जो सरकार देती है वो 264% है। तो 264 में से 145% तक तो सरकार आपको फ्री देती है, बचा हुआ जो 119% है वो आपको खरीदना पड़ता है। सरकार ने समय के साथ में, पुराने समय से अगर देखा जाए, समय के साथ में एफआईआर में वृद्धि करी, 145 से बढ़ा करके उसको 180 किया, फिर 198 किया, अब 264 किया है सरकार ने। लेकिन ये 264 है जो ये 4 फ्लोरों के अंदर है, पार्किंग और बेसमेंट को फ्री होता है। तो इन्होंने कुछ पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को भर करके आप एफआईआर खरीद सकते हैं। अगर आपको बनाना है 145% तक लेट्स से, तो आपको कोई एफआईआर का पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अपने मकान का 145 गुना, चाहे वो 4 मंजिल के अंदर आ रहा है, चाहे वो 2 मंजिल के आ रहा है, आप बना सकते हैं। 145 से आप जब ऊपर जाते हैं तो आपको एफआईआर खरीदना पड़ता है। तो वो जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकता के ऊपर होता है कि उसको कब खरीदना है। लेकिन एफआईआर के अंदर एक समस्या है जिससे हमारी एसोसिएशन लगातार लगभग 2 साल से हम इसके लिए फाइट कर रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए। मैं वो समस्या भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। अभी क्या है कि एफआईआर की जो रकम तय की गई है, जो सरकार ने तय की है, वो ऐसा तय की गई है कि आपका जो फ्री एफआईआर है उसके ऊपर आप जितना बनाते हैं, बढ़ाते हैं, आपको कायदे से तो खरीदना चाहिए उतना एफआईआर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 500 गज का अगर आपका कोई प्लॉट है तो आपको बताता हूँ, आज की डेट में 6500 रुपये पर स्क्वायर मीटर आपका उसका परचेजेबल एफआईआर की कीमत है। तो आप टोटल पार्किंग प्लस 4 फ्लोर्स जब बनाते हैं तो ये वैल्यू जो है 34 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, जो आपको सरकार को पे करना होता है। अब हम जो व्यक्ति जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो 4 मंजिल नहीं बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो 3 मंजिल बनाए या 2.5 मंजिल बनाए, तो उनको सरकार ने कहा कि आप 120% तक तो फ्री बना सकते हैं। 120% में बनाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं भरना है। 121 पे जैसे ही मैं जाता हूँ 1% पे, तो सरकार कहती है कि आपको 4 मंजिल का पैसा आज की डेट में भरना पड़ेगा एफआईआर का, जो कि सरासर गलत है। और ये और गलत तब हो जाता है जब 4 मंजिल उस एरिया में बनाना अलाउड ही नहीं है। जैसा आजकल आप पार्किंग पर 4 मंजिल का आप देख रहे हैं समस्या चल रही है। तो जो व्यक्ति 9 मीटर रोड के ऊपर है या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार 2.5 मंजिल बनाना चाहता है, पार्किंग पर 4 मंजिल वो नहीं बना रहे हैं, आज भी डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है उससे 4 मंजिल का पैसा ले रहा है। और वो पैसा छोटा मोटा पैसा नहीं है।
तो वो पैसा 30-35 लाख रुपए तक पहुंचता है। ये हमारी फाइट है, हम कई बार हम इस चीज़ के ऊपर अपना जाकर के ज्ञापन भी दे चुके हैं, डायरेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं, वैसे भी काफ़ी बता चुके हैं। मैं इस तरीके के मंच पे भी और ऐसे भी मैं काफ़ी बार इसको मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन आज तक ये रिजोल्व नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है कब तक आपको धक्के खाने पड़ेंगे, कब तक लोगों को न्याय मिल पाएगा सर और कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? सर मुझे लगता है कि जब तक कोई व्यक्ति इसको सीरियस नहीं लेता है आधिकारिक तौर पर, जैसे खासकर जो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है, हुड्डा की अगर बात की जाए तो हुड्डा के अंदर ये नियम है कि आप जितना एफआईआर खरीदना चाहें उतना एफआईआर खरीदिए। 1% खरीदना है, 5% खरीदना है, मल्टीप्लाइड बाई जो उसकी जो रकम है उससे आप उसको तय करके आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन डीटीपी, यानी डीटीपी का मतलब जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है कि आपका अंशुल, वाटिका, डीएलएफ जो भी प्राइवेट कॉलोनाइजर हैं ये आते हैं। वहाँ ये समस्या है कि वहाँ पर अब तक ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया है, और ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया है सर आपका पिछले लगभग 3 साल से। और तब ये और ज़्यादा गलत हो जाता है कि आज के समय में जब आप 4 मंजिल हर आदमी नहीं बना सकता है, जिस व्यक्ति का मकान 9 मीटर रोड के ऊपर है, जिस व्यक्ति को पड़ोसी से एनओसी नहीं मिलती है, वो चौथी मंजिल बना ही नहीं सकता है। तो जब वो बना ही नहीं सकता है, सरकार ही उसको अलाउड नहीं कर रही है, तो उससे चौथी मंजिल का पैसा क्यों लिया जाए? लेकिन आज भी लिया जा रहा है। और मैं रकम बताऊं आपको, कुल मिलाकर के एक एवरेज अगर मान के चलिए कि 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए एक आदमी से लिया जाता है। और आप देखिए 5-7 हज़ार नक्शे कैसे पास होते हैं सर, कितनी डेवलपमेंट होती है। अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 10 हज़ार से ज़्यादा लेआउट है, सैंक्शन हो गए हैं। तो अब उसको रकम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रकम कई करोड़ों में, मुझे लगता है कि वो 50 करोड़ से भी या फिर 100 करोड़ के आसपास है जो खामा खा ली गई है। आपने कहा हुड्डा की जो पॉलिसी है वो ठीक-ठाक है, डीटीसीपी की थोड़ी टफ है, मुश्किल लोगों को होती है, हाँ जी। लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं। इसी तरह से क्या नगर निगम, जीएमडीए से भी आपको जो है काम पड़ता होगा? तो आपके हिसाब से पूछना मैं चाह रहा हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट की सबसे बेस्ट पॉलिसी आपकी नज़र में? सर देखिए, पॉलिसी तो जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है, पॉलिसी सभी वहीं से डिज़ाइन होती है, वहीं बनती है। हरियाणा का जो एक जो मेन डिपार्टमेंट है जो पॉलिसीज़ बनाता है, बाकी डिपार्टमेंट उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। जी। पर अगर स्मूथ प्रोसेस की बात की जाए तो हुड्डा का फिर भी प्रोसेस कुछ स्मूथ है। उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हालांकि अभी जो उनका फिलहाल उन्होंने भी तब्दीली करी है अपने पुराने सॉफ्टवेयर से कुछ नए सॉफ्टवेयर में, और उसके अंदर समस्या आ रही है। पिछले 1 महीने से, लगभग 1.5 महीने से जो आम जनता है, आर्किटेक्ट सब जूझ रहे हैं। ओसी नहीं लगा पा रहे हैं, नक्शे नहीं लगा पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बंद हो जा रहा है, फीस उठा रहा है। ये आम तरीके की चीज़ है जो हुड्डा में भी आ रही है, लेकिन अभी तक जो स्मूथ रहा वो रहा। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको और बताता हूँ सर इसमें, आप भी कहेंगे कि कितनी अटपटी चीज़ है ये, लेकिन ऐसा होता है। कोई इसको हम बताते हैं तो सचेतता नहीं है आदमी। ईडीसी एक चीज़ होती है, उसको एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज बोलते हैं। यानी वो आपको तब पे करना पड़ता है जब आप चौथी मंजिल बनाते हैं। चौथी मंजिल बनाते हैं और उसको सेलेबल आप बनाते हैं, या फिर एक वेलिंग यूनिट बनाते हैं, इसमें एक फैमिली रहेगी। तो वो पैसा जो है निर्धारित है 1100 रुपये पर स्क्वायर मीटर, रेजिडेंशियल जो आप घर बनाते हैं उसके अंदर। प्लॉट एरिया जो आपका है मल्टीप्लाइड बाई 1100 रुपये के हिसाब से आप चौथा फ्लोर बनाते हैं तो पेमेंट आप कर देते हैं। जनवरी 2025 से लगभग लगभग अगस्त, ये जो है आपका मान के चल लीजिए 9 महीने मान लीजिए पूरा पूरा, ये जो फीस जो 1100 रुपये होनी चाहिए, ये टीसीपी के पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे हम मैप सैंक्शन कराते हैं हम लोग आर्किटेक्ट्स, वहाँ पे 1870 रुपये डली हुई थी सर। और मेरे अनुसार करीब करीब 5,000 से ज़्यादा मैप सैंक्शन हुए हैं। लोगों से 1100 रुपये की जो फीस है, पोर्टल पे 1870 डाल के 770 रुपये पर स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा लिया गया। यानी अगर एक 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में अगर मैं बात करूं तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 770, यानी करीब करीब 4 लाख रुपए एक आदमी ने एक्स्ट्रा भरा सर। वो भरना नहीं था उनको। अब अगस्त में आकर के, सितंबर में आकर के इन्होंने करेक्ट कर दिया, अब 1100 कर दिया। पर जनवरी से लेकर के जो सितंबर तक जो पैसा लिया गया, वो पैसा कौन भुगतेगा वापस? आप समझ रहे हैं, सरकार ने वो पैसा वो ले लिया जिसका लिया। इसके बाद भी उन्होंने वहां तो ठीक कर लिया पोर्टल में, लेकिन उनको इतना जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक पब्लिक नोटिस निकाले कि जो लोग गलती से भर चुके हैं वो रिफंड ले लें, या फिर हम रिफंड करना चाहते हैं। ऐसा कोई कहीं बात नहीं है। एफआईआर के अंदर भी सेम है सर। चौथे फ्लोर का उन लोगों से भी एफआईआर लिया गया जिनको चौथा फ्लोर बनाना अलाउड ही नहीं है, और वो अगर रकम देखे जाएंगे तो वो काफी करोड़ों में होगी। लोगों की हार्ड एंड जो इनकम है वो ले ली गई है, लेकिन उनका कोई भी उनको फर्क नहीं है आधिकारिक तौर पे कि एक कोई पब्लिक नोटिस दिया जाए जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा भर दिया वो पैसा ले लिया जाए। तो आपके हिसाब से विभाग और सरकार जम के लोगों को लूट रही है? सर ये तो लूट है सर।
अगर ये चीज़ है तो ये लूट है। तो ये लूट कैसे बंद होनी चाहिए आपके ये हिसाब लूट तभी बंद होगी जब ये ऐसी इस तरह की आवाज़ है जो उस स्तर पे पहुंचेगी जहां पर लोग एक्शन ले सकते से? हैं। मलबा फीस का बताता हूँ सर आपको। जी। हुड्डा में आपको एक मलबा फीस भरनी होती है जी। जो रिफंडेबल है, और ये जब से हुड्डा बना है तब से है। तो हम्म। 20-30 साल जो भी जब से हुड्डा चल रहा है ये है। हुड्डा के सेक्टर सिर्फ गुड़गांव की बात करूं मैं आपको तो 57 तक सेक्टर तो आपने देखे ही हैं। तो लाखों मकान जो है बन चुके हैं। हम्म। सब लोगों ने 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के हिसाब से मलबा फीस भरी है जो रिफंडेबल है। हम्म। आप आरटीआई लगा करके देखिए हुड्डा में डिपार्टमेंट में, अगर वो ये डाटा दे देते हैं हम्म। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख या 2 लाख या जितने भी प्लॉट्स बने हैं, हम्म। कितने लोगों को वापस मिली है मलबा फीस। हम्म। ये रकम कई 100 करोड़ तक पहुंचती है सर, हम्म। जो आम आदमी की जेब से गई हुई है डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक वापस का कोई हिसाब नहीं है। ये है। आप ये कहना चाह रहे हो मकान तोड़ो तो लोगों की जेब ढीली, तो लोगों के साथ लूट, मकान बनाओ तो लूट। तो ये लूट लूट कब तक ये लूट चलेगी और आपके हिसाब से क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या सर आपकी यूनियन ने अधिकारियों को, अफसरों को, नेताओं को या सरकारों को कोई ज्ञापन दिया इसको लेकर? देखिए हमने हर बार दिया है सर, जी। पूरी कोशिश होती है कि बताया जाए। ईमेल्स हम लगातार करते रहते हैं, ऐसी बात जाकर के भी बताते हैं, लेटर्स के थ्रू भी पहुंचाते हैं। जी। एक लेकिन एक्शन लेने वाली बात है जो हमेशा मिस रहती है। हम्म। शायद मुझे लगता है वो इसलिए मिस रहती है क्योंकि ये एक जो एरिया है ये एक छोटा एरिया है। अगर आपके सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ जाते हैं तो ये आम प्रॉब्लम है, तभी कोई स्ट्राइक होगी, कुछ ना कुछ फैसला ऊपर से जाएगा। लेकिन आप 2, 4, 10, 20, 100 लोगों से चाहे 10-10 लाख रुपए ले लीजिए, कुछ रूल गलत बता के सही बता करके गलती से, वो कहीं तक पहुंचती नहीं है बात। आम जो आदमी है वो इतना इतना मासूम कह लीजिए या फिर इतना अनअवेयर है। एक तो वो सरकारी डिपार्टमेंट से डरता बहुत ज्यादा है। उसको ऐसा लगता है कि हम अगर सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर के हमारे 2, 4, 5 लाख रुपए फंस भी गए हैं तो हाथ जोड़ करके छोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही कोई एक्शन हो जाए। हमने करोड़ों रुपए लगा करके इतनी महंगी जमीन लेकर के मकान बनाया तो चला गया, पर बस भगवान बचाए, उस तरीके से आदमी छोड़ देता है उसको। मैंने ऐसा देखा है, तो इसकी कोई चिंता करता नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफआईआर के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितना ग्राउंड कवरेज जब होती है तो क्या परेशानी आर्किटेक्ट को आती है? अब एफआईआर का अब देखिए, एफआईआर जो अलाउड है वो 264% और 240% है। इसका जो जी। मापदंड इन्होंने रखा हुआ है वो 250 स्क्वायर मीटर रखा हुआ है। हम्म। अगर 250 स्क्वायर मीटर से आपका जो प्लॉट है वो बड़ा है तो आपका जो एफआईआर है आपको 240% मिलता है और ग्राउंड कवरेज 66% मिलता है। जी। 250 स्क्वायर मीटर से नीचे जो प्लॉट साइजेज हैं उसमें आपको एफआईआर है जो 264% और ग्राउंड कवरेज 75% मिलता है। अब एफआईआर में तो समस्या ये है कि डिवाइड करते तो इक्वल नहीं आता है, यानी 75 को मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो इक्वल 300 आ जाए तो इक्वल बन जाए। हालांकि वो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड कवरेज 75 इंक्रीज किया है जी। उसके साथ में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। यानी आपका जो प्लॉट है, आप प्लॉट पर 75% कवर करने का सरकार ने नियम बनाया और वो भी वैसे ही बनाया। पहले ये 66% था, इंक्रीज करके इन्होंने 2 साल पहले इसको 75% किया। 75% ये कवर है, प्लस आप फ्रंट में 6 फीट बालकनी देते हैं तो मोटा मोटा 80 to 85% है जो पूरा कवर हो जाती है बिल्डिंग। वेंटिलेशन ऑलरेडी नहीं बचता है सर। रियर सेटबैक इतने माइनस कर दिएंगे कि दोनों जो बिल्डिंग्स हैं, जो पीछे आपकी कोई बिल्डिंग बनी हुई है वो पूरा आपस में बस चिपकी गई है। बालकनीज पीछे से हटा दी गई हैं, लोगों को मजबूरन जाल डालना पड़ रहा है। तो आजकल जो आपने देखे होंगे घर जहां भी आप जाके देखते हैं तो आप देखेंगे दोनों मकान आपस में चिपके हुए, बीच में लोहे का जाल डाला हुआ है सर। ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ, ये बैड प्लानिंग है। सनलाइट इससे नहीं आती है, इससे वेंटिलेशन, लाइट वेंटिलेशन सब खत्म हो रहा है। और ये इसका जो जनक है जिसने इसको पैदा किया, ये पॉलिसी है ग्राउंड कवरेज इंक्रीज करने की। पुराने समय में जब ग्राउंड कवरेज कम होती थी 66%, दोनों मकानों के बीच में जो फ्रंट में और बैक में एक अच्छा गैप रहता था, बालकनीज आदमी बना सकता था, लाइट वेंटिलेशन आती थी, वो डिक्रीज कर दिया। अब सरकार ने जब जो मैक्सिमम दिया है, लोग भी नहीं मानते, उनको चाहिए भी मैक्सिमम कवर करने का, लेकिन पॉलिसी जब दी है तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और ये पॉलिसी से ये प्रॉब्लम्स है जो ड्राइव होती है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से क्या दिक्कत है आपको? बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है सर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ज़्यादातर टीसीपी का और हुड्डा का भी है फिलहाल जो है सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। तो आपको आर्किटेक्ट्स को जो है मैप सेंशंस कराने होते हैं, वो सॉफ्टवेयर पर जाकर के पुटअप करके फाइल कराना होता है। आधा समय तो ये रहता है कि वेबसाइट डाउन है, चल नहीं रही है। जब चल रही होती है तो उसके ऊपर समस्या ये होती है कि उसके ऊपर आप चीज़ें डाल रहे हैं वो फंस जाती हैं। जैसे मैंने फीस का आपको बताया, 1870 फीस वो उठा रहा है, 2 साल से लगातार उठाया जा रहा है, एक्चुअल में फीस है 1100 रुपये। ये है
कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। बंद हो गया, डाउन है तो महीने महीने बंद ही हो गए, इस तरह से। ऐसी जब भी समस्या होता है तो वो जल्दी रेक्टिफाई नहीं की जाती है। हम्म, साइट बंद होने जैसी समस्या भी एक एक महीने तक परसिस्ट कर जाती है। आप देख लीजिए, आम आदमी जिसको अपना मकान बनाना शुरू करना है, वो नक्शा पास कराने के बाद ही शुरू कर सकता है। नक्शा पास कराने के लिए उसको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना पड़ेगा। मैनुअल पास करते नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल 1 महीने से बंद है। इस तरीके की समस्या हर तीसरे चौथे महीने साल में 2-3 बार हो जाती है सर। आप एक चीज़ और बताइए, अगर 250 गज का कोई मकान बनाता है हाँ जी। तो आर्किटेक्ट के पास आएगा शुरू में नक्शा के लिए, हाँ जी। और जब तक पूरा तैयार होगा हाँ जी। कितना तो सरकारी विभाग उससे लूट लेंगे, और कब तक ये पूरा जो 4 मंजिल का हाँ मकान जी। है तैयार हो जाएगा? अभी फिलहाल तो हरियाणा में जो पॉलिसी है सर, हम्म, जैसे स्टिल+4 की पॉलिसी अभी आई है, जी। उसमें भी एक, पहले तो गवर्नमेंट फीस लेती है। हम्म, आप तहसील में जाते हैं, तहसील में आपकी जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो लगती है। हम्म, फिर आप परचेजेबल एफआईआर का पैसा देते हैं। जैसा मैंने जी। आपको बताया, अभी फिलहाल तो टीसीपी में आप 3 मंजिल बनाइए चाहे 2.5 मंजिल बनाइए, आप छोटा सा 1% भी ऊपर गए, हम्म, आपको 4 मंजिल का पैसा भरना है, चाहे बनाए चाहे ना बनाए, वो पैसा लेती है। ईडीसी का पैसा लिया जाता है। हम्म, उसके बाद सेस नाम की एक फीस होती है, सेस लिया जाता है, स्क्रूटनी चार्जेस, ये सब पैसा जी। लिया जाता है। आप मकान जब बना करके बनाना शुरू करते हैं तो आपका नेबर है, जो आजकल, ये भी आजकल काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, हम्म, आपका नेबर आता है, आपसे पूछता है 4 मंजिल, आप उससे परमिशन, आपको एनओसी लेनी होती है, हम्म, तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेकर के मांगता है। अभी तो कुछ समय पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 40 लाख जी। रुपए जैसी डिमांड होती है सर। तो सरकार तो पैसा लेती है अलग अलग तरीके से, परचेजेबल एफआईआर, ईडीसी, स्टाम्प ड्यूटी, सेस वगैरह। पड़ोसियों को तक सरकार ने है जो चार्जेस दे दिए कि भाई आप भी कुछ पैसा लीजिए इस आदमी से, आप भी लूटो, हम तो लूट ही आप रहे भी हैं, लूटिए लूटो। वो भी लूटिए। तो जब तक मकान बनाता है आदमी, जी। देखिए वो बेसिक सरदर्दी जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के, मटेरियल वेंडर से लेकर के, जो उसकी जो रोजमर्रा में जो उसका पैसा खर्च हो रहा है, इतना जो उसकी हार्ड अर्न मनी है, उसके बाद भी उसको पड़ोसियों तक को भी पैसा देना पड़ता है। आज के समय में इस तरीके का कल्चर शुरू हो गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ बैड पॉलिसी की वजह से, ओनली एंड ओनली फॉर बिकॉज ऑफ द बैड पॉलिसी, की पॉलिसीज के अंदर जो लूप होल्स हैं उसका फायदा उठा करके ये समस्या पैदा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आर्किटेक्ट एसोसिएशन गुरुग्राम के प्रेसिडेंट नवीश शर्मा जी, जिन्होंने सरकार की कई पॉलिसियों पर सवाल खड़े किए और बताया कि कैसे विभाग के साथ साथ अब मकान बनाने वाले के जो पड़ोसी है वो भी लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लोगों की जेब ढीली हो रही है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बहरहाल अब ज़रूरत है तो सरकार को कई पॉलिसी में बदलाव करने की ओर ये यूनियन लगातार इस तरह के ज्ञापन देती है, सरकार को पॉलिसी में बदलाव की सुझाव भी समय समय पर देती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक इन पॉलिसीज़ में बदलाव होगा और कब तक आम लोगों को राहत मिल पाती है। बहरहाल आपको हमारी ये जानकारी या फिर कहें कि ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।